पश्चिम बंगाल की आरजे कर मेडिकल कॉलेज की घटना जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। अब इस मामले में स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कल जो है ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। इसी कड़ी में आज कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से भी ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं घटनाक्रम वाले दिन से ही। चाहे फिर वो रिपोर्ट देने की बात हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को रिपोर्ट देने की बात हो, चाहे फिर वो देश के गृह मंत्री से मिलने की बात हो, तो कई क्यास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की तैयारी चल रही है, जो लगातार जनता के बीच से भी एक आवाज़ उठ करके सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष पुष्कर। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा, राष्ट्रपति शासन की तरफ भी आएंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जो कलकत्ता हाई कोर्ट लगातार इस मामले में फटकार लगा रहा है, और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार जो है वो पूरा सवालों के घेरे में खड़ी हुई अभी नज़र आ रही है इस मामले में। अर्जुन जी, ममता बनर्जी सरकार का अगर आप कार्यकाल पूरा ये कार्यकाल देखें तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि एक मुख्यमंत्री जो खुद महिला है और चुनाव के बाद से ही लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। चुनाव के बाद अपोजिट पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार, समर्थकों के साथ बलात्कार, और जो भी जघन्य अपराध किया जा सकता था वो कुकृत्य किया गया। इसके बावजूद मुख्यमंत्री खामोश रही। फिर उसके बाद संदेश खाली में क्या कुछ हुआ वो हम सभी के सामने है। उसको लेकर भी ममता बनर्जी ने अपना मौन साधे रखा। और अब ये जब रेप केस आया है सामने, इसके बावजूद जो ममता बनर्जी सरकार का पूरा रवैया रहा है वो बहुत ही ढुलमुल रहा है। जहाँ पर उनको एक मजबूत एक्शन लेना चाहिए था, वो पूरी पार्टी और साथ में मुख्यमंत्री भी उसको लीपापोती में लग गए। और अंत में परिणाम ये हुआ कि लोगों ने न्यायालय की शरण ली। पुलिस का इतना ढुलमुल रवैया था कि अंत में उसको सीबीआई को मैटर को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेफ़र कर दिया। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप सोचिए कि सरकार की संवेदनहीनता का क्या स्तर हो सकता है कि आरजे कर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था, जो इस पूरे घटनाक्रम में एक संदिग्ध भूमिका में है, उस व्यक्ति को वहाँ से हटा के दोबारा दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। तो इससे सरकार की संवेदनहीनता और इस मामले की गंभीरता को लेकर वो कितना सजग है वो दिखाती है। और इन सारे वाक़ियों को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्द में ये कहा कि एक तो जो सरकार का रवैया रहा, जो पुलिस का रवैया रहा, एफआईआर ना होने की बात, मतलब आप सोचिए कि एक मॉर्निंग में इस सारे घटनाक्रम के बारे में सभी को पता चल गया था, मीडिया में भी पूरा एक पूरी खबर आ गई थी। इसके बावजूद भी एफआईआर नहीं हुआ। एफआईआर रात्रि में 11 बजे के बाद जाके हुआ है, और वो भी किसके, तो फादर के कंप्लेंट पे हुआ है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि मेडिकल जो वो कॉलेज है, जो हॉस्पिटल है, उसको वहाँ पे वो एफआईआर करवाना चाहिए था, उन्होंने नहीं करवाया। इसके बाद फिर अन्य किसी व्यक्ति वहाँ के जो शामिल है, जो सरकार की तरफ से पुलिस की तरफ से एफआईआर हो जानी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। और उसको लेकर ममता बनर्जी सरकार की तरफ से अपीयर हो रहे अधिवक्ता कपिल सिब्बल का ये तर्क था कि वो इस बीच में एक कमेटी बोर्ड बिठा के उसका वो पूरी जांच कर रहे थे, और तब फाइनली ये निर्णय लिया जाता कि एफआईआर होता या नहीं होता, या किस धारा में फिर एफआईआर होता। अब सोचिए कि कितनी एक, और ये आर्ग्यूमेंट जो है कपिल सिब्बल की तरफ से आ रहा है, जो खुद एक क्रिमिनल लॉयर रहे हैं, जिनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले भी जजमेंट रहा है कि कॉग्निटिबल ऑफेंस में तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इस मैटर में किस तरह लिपापोती का क्या स्तर। और उसके बाद जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, तब हजारों लोगों के साथ एक मॉब ने अटैक किया और वहाँ पर सारे सबूत नष्ट करने के प्रयास किए गए। और उसको लेकर ये सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था, पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी थी। तो इससे साबित होता है कि वहाँ पर पूरी सरकार, पूरी तंत्र, और वहाँ पर पुलिस का क्या रवैया है, टीएमसी के जो अलग अलग नेता जो है उनका क्या रवैया है। और अर्जुन जी, मैं आपको एक चीज़ और कह देता हूँ कि ये ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम है। जिस तरह से कभी कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में इन्होंने पूरा जाके वहाँ पर तांडव मचाकर तब सरकार में आई थी, ये घटना ममता बनर्जी सरकार की ताबूत में आखिरी कील होगी।
इसी बीच लगातार ये चर्चाओं का दौर चल रहा था, लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे थे कि राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा दो। और अब अगर हम घटनाक्रम को देखें, राज्यपाल जिस हिसाब से एक्टिव हैं, रिपोर्ट देना करके राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार को, और इसमें संवैधानिक क्या प्रावधान है, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन, लीगल वे से कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन जहाँ तक लगाने की बात है, वेस्ट बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन पहले ही लग जाना चाहिए था। जो वेस्ट बंगाल की स्थिति है और जिस तरह से हर एक लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस जो वहाँ पैदा हो रहा है, उसके बाद जो सरकार का रवैया है वो ऐसा है कि एकदम उसको राष्ट्रपति शासन लगा के और सेंटर ही कंट्रोल करे, तभी वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन रुक सकता है। मैं सिर्फ इसमें एक इंसिडेंट, 2 इंसिडेंट इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ओवरऑल भी अगर पूरी वेस्ट बंगाल की स्थिति को आप देखें और मानव अधिकार का जो वहाँ उल्लंघन हो रहा है, उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र और अंतिम विकल्प है। आप इससे पहले की घटना जिसके बारे में मैंने अभी आपको जिक्र भी किया, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो समाचार में नहीं भी आ पाती है, जैसे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय में हिंसा, अलग अलग पूजा के समय में हिंसा, जो जहाँ पर अलग अलग कुछ कम्युनिटी जब अब वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हो गए हैं और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए के बाद फिर वहाँ पर उन लोगों के द्वारा हिंसा, तो ये सब कुछ एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जबकि राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। और इसको लेकर जो कुछ संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें अगर संविधान की अगर आर्टिकल 365 अगर आप 355 पढ़ें, 356 पढ़ें, उन सब के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर का सिचुएशन अगर इतना क्रिटिकल अगर किसी स्टेट में हो जाता है, जबकि केंद्र को ये लगता हो कि वहाँ पर, और गवर्नर का रिपोर्ट भी वही कहता है कि वहाँ पर अब संविधान कि जो प्रदत्त अधिकार है, अगर उनकी रक्षा अगर नहीं की जा सकती है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और केंद्र सरकार के पास ये पूरा अधिकार है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस घटना को संज्ञान में लेते हुए और अलग अलग मानवाधिकारों के वायलेशन को संज्ञान में लेते हुए, जबकि लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस क्राइसिस पैदा हो रखा है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर बयान ये आया कि शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ आप अनलिश नहीं कर, मतलब आप अपने पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करके उस पर आप आक्रमण नहीं करेंगे, उसको आप नहीं, जिस तरह से लाठीचार्ज वहाँ पर हो रही थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट था। तो निश्चित रूप से वहाँ पर सीरियस लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस पैदा हो रखा है। जिस तरह से ईडी के ऑफिसर्स जाते हैं उस पर हमला हो जाता है, सीबीआई के ऑफिसर्स पे हमला हो जाता है, कोई संवैधानिक संस्थाएं जो है वो वहाँ सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है, गवर्नर पे अटैक हो जाता है, गवर्नर के खिलाफ आरोप लगा दिए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर संवैधानिक संस्थाएं कोई बची हुई रहेगी? तो निश्चित रूप से ये पूरा घटनाक्रम और उसके साथ जो पूर्व में जो भी चीज़ें हो रही थी उसको अगर संज्ञान में लेते हुए देखें तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र उपाय है। तो ये आपने सुना हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष पुष्कर को, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी, चाहे फिर वो कपिल सिब्बल लगातार सवालों के घेरे में है जो वो प्रोटेक्ट कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति शासन को लेकर के चीज़ें चल रही हैं उसमें संवैधानिक रूप से क्या उसमें प्रावधान है वो भी हमारे साथ साझा किया। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें प्यारा हिंदुस्तान के साथ।